ओके। तो इंडेस 12 ये बोलता है कि तुम लोग को जो अकाउंट्स पे जो टैक्स लिखोगे वो अक्रूवल बेसिस पे लिखना है। ठीक है। तो अगर सपोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख है, उसके ऊपर 30% अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 70। लेकिन ये 30,000 एक्चुअली पे करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि जो इनकम टैक्स के हिसाब से कॉम्पिटिशन होगा उस पे अलाउंस डिस अलाउंस ये सब प्लस माइनस करने के बाद फाइनली जो टैक्स पेबल आएगा वो 30,000 से डिफरेंट आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। ठीक है। तो इसीलिए अपने को यहाँ पे दोनों चीजों को रिफ्लेक्ट करना है। एक, कि जो टैक्स एक्चुअली अपन रिकॉर्ड करेंगे वो इनकम टैक्स का रहना चाहिए, कि कितना एक्चुअली पे करेगा। और दूसरा, कि अगर इनकम टैक्स का टैक्स लिख रहे हैं तो अकाउंट्स के हिसाब से अक्रूवल बेसिस पे जो प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग टाइप टैक्स रहेगा वो भी अपने को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख, यहाँ तक अकाउंट्स प्रॉपरली आएगा। उसके बाद में हम लोग लेंगे टैक्स एक्सपेंसेस। शेड्यूल 3 के हिसाब से पीएनएल में उसका नाम है टैक्स एक्सपेंसेस। उसमें दो टैक्स आएगा, करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड में दो टाइप रहते हैं, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डिफर्ड टैक्स असेट। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो डिफर्ड टैक्स लेंगे, अगर डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आया तो वो ऐड किया जाता है, और डिफर्ड टैक्स असेट आया तो वो लेस किया जाता है। तो करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी माइनस डिफर्ड टैक्स असेट, दो में से एक ही रहेगा, वो आएगा फाइनल टैक्स एक्सपेंस। 1 लाख में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है। तो करंट टैक्स कौन सा, तो ये दोनों का इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो एक्चुअली पे करने वाले वो वाला टैक्स, तो वो तुमने रिकॉर्ड कर लिया। अब करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का इसे एज्यूम करो कि ये आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को फाइनल अकाउंट में ऐड किया जाता है। जब भी दो इफेक्ट देते हैं, ऐड टू एक्सपेंस और दूसरा लाइबिलिटी, तो ये जो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है वो सिमिलर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस है। तो इसको तुम लोग यहाँ पे ऐड करोगे, एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट इसका दोगे लाइबिलिटी में। ठीक है। सिमिलरली डिफर्ड टैक्स असेट, ये दोनों का प्रीपेड टाइप हो गए, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सपेंस से माइनस किया जाता है, और दूसरा इफेक्ट आता है असेट में। तो सेम वे यहां से टैक्स से माइनस किया, अब इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब भी अपन ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का इफेक्ट देंगे तो कैश पेमेंट वो अक्रूवल पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये तो ना का एक्चुअली कैश पे होगा करंट ईयर में, और जब ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड प्लस माइनस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अक्रूवल सिस्टम में चला जाएगा। अक्रूवल में क्या करते हैं, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की जगह पे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को प्लस माइनस करके जो एक्सपेंसेस अक्रू हुआ है वो अपन लेके आते हैं। तो यहाँ पे सेम सिस्टम अपन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब ये करंट टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से रहेगा, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डिफर्ड टैक्स एसेट अपने को फाइंड करना पड़ेगा। अब ये फाइंड करना कैसे है, ठीक है, कौन से बेसिस पे अपन ये फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अकाउंट्स का असेट और लायबिलिटी ये अपन लेते हैं। इस पर इनकम टैक्स एक्ट असेट या लायबिलिटी जो आता है ये अपन लेते हैं, और ये दोनों का डिफरेंस अपन फाइंड करते हैं। ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है ये दो टाइप के रहेंगे, एक आएगा टेम्पररी डिफरेंस और एक आएगा परमानेंट डिफरेंस। टेम्पररी डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। ठीक है। टेम्पररी डिफरेंस यानी कि ऐसे डिफरेंस जो ये साल क्रिएट हुए लेकिन आगे के ईयर में ऑटोमेटिकली रिवर्सल होगा, तो वैसे डिफरेंसेस को बोलते हैं टेम्पररी डिफरेंस। ठीक है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन वो सेक्शन 32 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, ब्लॉक ऑफ असेट और इनकम टैक्स का रेट लेके। ठीक है। अकाउंट्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन लिया जाता है वो अपना अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट का जो रेट रहेगा वो अप्लाई करके अपन डेप्रिसिएशन लेते हैं। अकाउंट्स पे एसएलएम डब्ल्यूडीवी दोनों मेथड अलाउड है। ब्लॉक ऑफ असेट में सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड अलाउड है, एसएलएम मेथड सिर्फ वो
इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को है, लेकिन अपन वो केस कवर नहीं कर रहे अभी। ठीक है। तो दोनों में मेथड्स अलग अलग है, रेट अलग अलग है, इवन दोनों का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो भी अलग है। वहाँ पे मोर देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज के हिसाब से फुल ईयर हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन आता है। यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है। इवन अगर तुमने 1 मार्च को भी असेट खरीदा तो भी 1 महीने का डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। आ समझ में, जबकि वहां पे इनकम टैक्स पे वो करंट ईयर के लिए इग्नोर कर देगा, नेक्स्ट ईयर से उसका डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा अकाउंट्स पे और जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा इनकम टैक्स पे, वो अलग अलग रहेगा। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट दोनों में कॉमन है। अगर असेट सपोज 1 लाख का है, तो जो टोटल डिप्रिसिएशन अकाउंट्स पे चार्ज होगा वो 1 लाख का रहेगा। और इनकम टैक्स भी मैक्सिमम डिप्रिसिएशन जो अलाउ करेगा वो 1 लाख का ही अलाउ करेगा। 1 लाख से ज्यादा का डिप्रिसिएशन चार्ज हो ही नहीं सकता। असेट का डब्ल्यूडीवी नेगेटिव में जा नहीं सकता, जीरो पे आ सकता है। पॉइंट आ रहा है समझ में? यानी कि अगर ये साल अकाउंट से डिप्रिसिएशन ज्यादा लिया तो फ्यूचर में वो डिप्रिसिएशन कम लेगा, कहीं ना कहीं ये सेट ऑफ होने वाला है। क्योंकि जो टोटल लाइफ टाइम में उसका जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा वो दोनों में सेम है, 1 लाख है। अब ये दोनों में अगर सेम आने वाला है ओवर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो वैसे डिफरेंस को बोलेंगे टेम्पररी डिफरेंस। ये बार क्रिएट हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद दोनों का टोटल डिप्रिसिएशन का अमाउंट वो मैच होगा ही। पॉइंट आया समझ में? ठीक है। अब कुछ ऐसे डिफरेंस है जो परमानेंट है। परमानेंट है यानी कि ये तुम लोग कभी भी दोनों में मैच नहीं होगा। ठीक है। अब असेट लायबिलिटी में ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मैं एक्सपेंसेस का एग्जांपल बताता हूँ। इनकम टैक्स में 10,000 के ऊपर अगर कैश पेमेंट किया तो वो डिसअलाउड है। ठीक है। तो अगर सपोज तूने कोई पेमेंट किया, सपोज कुछ वेजेस पे किया 15,000 का कैश में, ठीक है, तो वो इनकम टैक्स से डिसअलाउ किया। अकाउंट्स के अंदर वो वेजेस पीएनएल में लिखा जाएगा, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा, यानी कि प्रॉफिट कम होगा अकाउंट्स पे। लेकिन इनकम टैक्स पे एक बार डिसअलाउ हुआ तो ऐसे पॉसिबल है क्या कि अगले साल अपन उसको बुलाए गए, बोलेगे कि तू कैश वापस दे, उन्होंने तुझे चेक देते और ये अलाउ कर लेगा? है ऐसा अलाउड? ऐसा कोई प्रोविजन इनकम टैक्स में नहीं है। यानी कि वंस डिसअलाउड ऑलवेज डिसअलाउड। यानी कि अगर तूने एक बार वो इनकम टैक्स से बता दिया कि मैंने 15,000 कैश पे किया है, तो वो परमानेंटली डिसअलाउड है। उसको वापस रिवर्सल करने का ऑप्शन नहीं है। यानी कि ऑफ द पेपर अपन ये सब मैनिपुलेशन करते हैं कि हमने 15,000 एक दिन में पे नहीं किया, 2 अलग दिन पे उसका साइन ले गए। एक दिन पे 9,000 पे किया, एक दिन पे 6,000 पे किया। अगर 2 अलग दिन पे किया तो एवरीथिंग इज अलाउड। सब पेमेंट बिलो 10,000 है। एक ही दिन में एक ही पार्टी को 10,000 से ऊपर पे किया तो डिसअलाउड है। तो मैनिपुलेशन ये कौन करता है? बिजनेस वाले करते हैं। इनकम टैक्स ने मैनिपुलेशन का रिवर्सल कहीं पे प्रोविजन में दिया नहीं है। तो अगर कोई भी पेमेंट अगर तूने एक बार इनकम टैक्स पे शो कर दिया कि मैंने ये पेमेंट 10,000 के ऊपर का था, कैश पे दिया, बाद में इनकम टैक्स कुछ भी करो, तुम लोग वो पैसा वापस लेके चेक इश्यू करो या कुछ भी करो, वो एक बार डिसअलाउ हुआ तो डिसअलाउड ही रहेगा। ठीक है। वैसे सेम वे सपोज तुम लोग ने जीएसटी का कोई सपोज प्रोविजन ब्रेक किया, ठीक है, जीएसटी लॉ का कुछ प्रोविजन ब्रेक किया और तुम लोग को कुछ पेनल्टीज वगैरह चार्ज हुआ जीएसटी एक्ट के अंदर। अब ये पेनल्टीज को अपन पीएनएल में डेबिट करेंगे बिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स पे लॉ से रिलेटेड जो भी पेनल्टीज वगैरह चार्ज होगा वो परमानेंटली डिसअलाउड है। तो ये कभी नहीं आएगा। तो अकाउंट्स पे ये रहेगा लेकिन इनकम टैक्स पे कभी नहीं आने वाला है। यानी कि ऐसे डिफरेंसेस को बोलेंगे परमानेंट डिफरेंस। ठीक है। वैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर तुम कंट्रीब्यूशन करोगे तो अकाउंट्स के अंदर जितना कंट्रीब्यूशन किया ना, वो डोनेशन के हिसाब से पीएनएल में डेबिट किया जाएगा। और इनकम टैक्स में डिपेंडिंग ऑन कि तुमने किसको डोनेशन दिया है, कहीं पे 1.25 है, कहीं पे 1.5 है, कहीं पे 1.75, कहीं पे 2। ठीक है। तो अगर तूने 1 लाख का डोनेशन दिया तो तुम लोग को 1.5 के हिसाब से 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। वो एनकरेज करे कि तुम लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दो। तो इनकम टैक्स वही एनकरेज करने के लिए ज्यादा डिडक्शन अलाउ कर रहा है, लेकिन अकाउंट्स पे थोड़ी वो अलाउ होगा। अकाउंट्स पे अगर 1 लाख का पेमेंट हुआ तो 1 लाख ही पीएनएल में आएगा, 1.5 लाख पीएनएल में कभी नहीं आएगा। पॉइंट आया समझ में? ठीक है। तो जो डिफरेंसेस आगे चल के रिवर्सल नहीं होंगे उसको बोलेंगे परमानेंट डिफरेंस। और जो डिफरेंसेस अभी क्रिएट हुए लेकिन 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद कभी ना कभी ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों का एक्सपेंसेस और असेट का वैल्यू सेम हो जाएगा,
उसको बोलेंगे टेम्पररी डिफरेंस। ठीक है। एज 22 और इंडेज 12, इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि एज 22 ये बोलता था कि तुम लोग का असेट और मीन्स असेट का, सपोज यही फिक्स्ड असेट का एग्जांपल लो कि फिक्स्ड असेट का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी सपोज 50,000 है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन सपोज अकाउंट्स के अंदर 5,000 का चार्ज किया, तो 45,000 ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है। सपोज इनकम टैक्स के हिसाब से ये डिप्रिसिएशन 4,000 का है। ठीक है, तो ये बोलता था कि 1,000 का डिफरेंस क्रिएट हुआ। 1,000 के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पररी या परमानेंट? टेम्पररी। अगर ये टेम्पररी है तो 1,000 के ऊपर एज्यूमिंग 30% टैक्स रेट है, तो 30% यानी कि 300 रुपए का आइदर डीटीए और डीटीएल क्रिएट करो। ठीक है, डीटीए डीटीएल क्रिएट करो। ये कौन सा क्रिएट होगा और मैं तुम लोग को लॉजिक बाद में बताता हूँ, लेकिन ये एज 22 का प्रोविजन था। इन डेज आने के बाद वो लोग ने बोला कि हम लोग डिप्रिसिएशन को कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग उसका डब्ल्यूडीवी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डिप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी को कंपेयर करो। डब्ल्यूडीवी में जो डिफरेंस है उसके ऊपर तुम लोग डीटीए डीटीएल क्रिएट करो। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे 4,000 है, तो इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी रहेगा वो 50 और 45 नहीं रहेगा, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ असेट के हिसाब से डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो सपोज ये 40,000 है और ये आया 36,000। ठीक है, तो इन डेज के हिसाब से तुम लोग को इसका डिफरेंस लेना, यानी कि ये डिफरेंस 9,000 है, तो 9,000 पे 30%, 2,700 का डीटीए डीटीएल क्रिएट होगा। तो एस और इंडेस में जो वर्किंग है वो अलग अलग है। इंडेस बोलता है कि असेट्स के वैल्यूज को कंपेयर करो, सिर्फ एक्सपेंसेस को कंपेयर मत करो, वो एकदम शॉर्ट टर्म हो जाएगा कि तुम सिर्फ एक्सपेंस को कंपेयर कर। ठीक है, और लॉजिकल देखा जाए तो इंडेस, क्योंकि यहाँ पे आगे के ईयर्स में 45,000 का डिप्रिसिएशन आएगा और यहाँ पे आएगा 36,000। तो जो डीटीए डिटेल क्रिएट हो रहा है वो एक्चुअली 9,000 के ऊपर क्रिएट हो रहा है, और अपन डीटीए डिटेल क्रिएट करें सिर्फ ये 1,000 के। यानी कि यहाँ पे एकदम शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं अपन, सिर्फ करंट ईयर का सोच रहे हैं, आगे के ईयर्स का नहीं सोच रहे, जबकि इन डेज वो आगे के ईयर्स का सोच के वो डब्ल्यूडीवी को कंपेयर करने को बोलते हैं। पता चला? ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग को ये वैसे जो भी डिफरेंसेस रहेगा अकाउंट्स में और इनकम टैक्स में, वो दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, टेम्पररी और परमानेंट। एएस में इसका नाम टेम्पररी की जगह पे टाइमिंग डिफरेंस था, और ये परमानेंट का परमानेंट ही है, तो टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट था, या फिर टेम्पररी और परमानेंट वर्ड चेंज हो गए। इसी के साथ साथ ये असेट एंड लायबिलिटी के अलावा तुम लोग जो एक्सपेंस और इनकम रहेगा उसका भी सेम वे तुम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। अभी कुछ ऐसे आइटम्स है कि जो बैलेंस शीट में कभी आते ही नहीं, वो एक्सपेंस अपन पे करते हो तुरंत वहां से ही निकल जाता है वो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल सैलरीज पे किया, तो सैलरी टू बैंक खत्म हो गया, वो डायरेक्टली पीएनएल में हिट होगा, वो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। तो अगर बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं तो क्या उसका डिफरेंस लेगा नहीं क्या? तो ऐसा नहीं है, अपन अब एसेट एंड लायबिलिटी का भी डिफरेंस लेना है और इनकम और एक्सपेंस का भी डिफरेंस लेना है। ठीक है, ये डिफरेंस अगर टाइमिंग रहेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर डीटीए या डीटीएल क्रिएट करो। और अगर ये डिफरेंस परमानेंट है तो इसको सिंपल इग्नोर कर दो, इसके ऊपर डीटी या डीटीएल क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये कभी रिवर्सल होगा ही नहीं, तो असेट या लायबिलिटी कैसे क्रिएट करें? ठीक है, तो परमानेंट डिफरेंस वाला पार्ट सिंपल इग्नोर करना है, जो टाइमिंग डिफरेंस वाला पार्ट रहेगा उसके ऊपर डीटीए या डीटीएल अपने को क्रिएट करना। अब डीटीए डीटीएल कैसे पता चलेगा? तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंस है, सपोज वो एक्सपेंस अकाउंट्स पे 10,000 का है और इनकम टैक्स में 8,000 का है। अब ये टाइमिंग डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये साल इनकम टैक्स ने 8,000 लिया, यानी कि फ्यूचर में कभी ना कभी वो 2,000 का लेगा।
तभी वो मैच होगा ना। अगर इनकम टैक्स से 2000 का कभी लेने ही नहीं वाला है तो अपन उसको बोलेंगे परमानेंट डिफरेंस, तो उसके ऊपर डीटीए डिटेल क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। तो अकाउंट्स पे 10 का है, इनकम टैक्स पे 8 का है। तो पहले तो ये बताओ, अपन इनकम टैक्स के हिसाब से ये बार ज्यादा टैक्स पे करेंगे कि कम टैक्स पे करेंगे? क्यों ज्यादा? एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स ज्यादा पे करेंगे। ये बार ज्यादा पे किया यानी कि फ्यूचर में अपने को कम पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में 2000 का एक्सपेंस आएगा तो फ्यूचर का प्रॉफिट कम होगा, फ्यूचर में टैक्स कम आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डीटीए क्रिएट होगा कि डीटीएल क्रिएट होगा? अगर फ्यूचर में कम पे करना है यानी कि प्रीपेड टाइप होगा। ठीक है, तो प्रीपेड को अपन बोलेंगे डीटीए, और अगर फ्यूचर में ज्यादा पे करना है तो आउटस्टैंडिंग होगा, आउटस्टैंडिंग बोला तो डीटीएल। ठीक है, तब पे 2000 का डिफरेंस है। ठीक है, अपन ये बार ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो फ्यूचर में कम पे करना है, तो 2000 पे एज्यूमिंग 30% का टैक्स रेट है तो 600 रुपए का डीटीए क्रिएट हुआ। ठीक है, वैसे अगर दूसरा एक्सपेंस है, सपोज एक्सपेंस नंबर 2 है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन ले लेते हैं। डिप्रिसिएशन या तो वो लॉजिक गलत हो जाएगा, एक्सपेंस 1 करके लिखता हूँ। अब सपोज दूसरा कोई एक्सपेंस है, इनकम टैक्स में अकाउंट्स पे 5 है और इनकम टैक्स पे सपोज 7 है या 6 है। ठीक है, तो क्या क्रिएट होगा, डीटीए या डीटीएल? डीटीएल। ठीक है, इनकम टैक्स के हिसाब से सोचने का, अकाउंट्स के कंपेयर में इनकम टैक्स पे एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा यानी कि प्रॉफिट कम। अगर प्रॉफिट कम तो कम टैक्स पे करोगे, अगर ये बार कम पे किया तो फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डीटीएल क्रिएट होगा। 1000 पे 30% टैक्स रेट एज्यूम किया तो 300 रुपए का डीटीएल क्रिएट हो। ठीक है, वैसे ही सपोज कोई इनकम है, या एक और एक्सपेंस लेते हैं। कोई एक्सपेंस है जो अकाउंट्स में सपोज 4000 का है और इनकम टैक्स में है ही नहीं। है ही नहीं इसका मतलब कि वो टेम्पररी डिफरेंस है, यानी कि अब भी नहीं है, फ्यूचर में आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। इनकम टैक्स का प्रोविजन है कि सर्टेन एक्सपेंसेस ऑन कैश बेसिस ही अलाउ होता है, अक्रूवल बेसिस पे अलाउ नहीं होता। तो अगर सपोज कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस था, जब सपोज जीएसटी है और जीएसटी तुम लोग ने कस्टमर से कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे नहीं किया। ठीक है, तो अकाउंट्स पे वो जीएसटी तुम लोग अक्रूवल बेसिस पे बता दोगे कि तुम लोग को ये पेएबल टू गवर्नमेंट है। ठीक है, और उसको रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन इनकम टैक्स वो जीएसटी को कभी अलाउ करेगा जब भी तुम लोग एक्चुअली गवर्नमेंट को पे करोगे। और इस पे भी उन्होंने प्रोविजन बोला है कि अगर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने से पहले भी पे कर दिया ना, तो भी तुम लोग को करंट ईयर में अलाउ करेगा। अगर रिटर्न फाइल करने के नेक्स्ट डे भी अगर तुम लोग गवर्नमेंट को पे करोगे तो वो नेक्स्ट ईयर में अलाउ होगा। इनकम टैक्स का रिटर्न तक तुम लोग को वो पहले का ड्यूज पे करना है। ठीक है, तो ऐसे केस में सपोज 4000 का जीएसटी हमने कलेक्ट किया था, गवर्नमेंट को पे नहीं किया। ठीक है, सपोज एज्यूमिंग आईटीसी कुछ नहीं है तो उसके सामने सेट ऑफ नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा पेएबल था। तो 4000 रुपया अकाउंट्स पे हमने ले लिया बेस्ड ऑन अक्रूवल, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक हमने वो पे नहीं किया। तो इनकम टैक्स अपने को ये अलाउ करेगा, लेकिन कभी अलाउ करेगा, नेक्स्ट ईयर में अलाउ करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ 4000 का। तो अब सोच के बताओ, डीटीए क्रिएट होगा कि डीटीएल क्रिएट होगा? एक्सपेंस है ना, ये सब तो पहले तुम लोग को ये सोचना है, इनकम टैक्स के हिसाब से ये साल ज्यादा पे करोगे कि कम पे करोगे? कम पे करें। तुम लोग जीएसटी पे करने का बोल रहे हो, मैं जीएसटी पे करने का नहीं बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स पे करने का बोल रहा हूँ। अगर इनकम टैक्स का कंपटीशन में ये एक्सपेंस नहीं है तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो एक बार ज्यादा टैक्स पे करोगे, तो नेक्स्ट ईयर जब ये जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे तो नेक्स्ट ईयर के रिटर्न में वो एक्सपेंस करके क्लेम होगा। ठीक है, तो तभी नेक्स्ट ईयर में टैक्स कम पे करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे 4000 अकाउंट्स में है, इनकम टैक्स में नहीं है, तो इनकम टैक्स के हिसाब से तुम लोग टैक्स ज्यादा पे करे, ज्यादा टैक्स पे करे तो तुम लोग को फ्यूचर में कम पे करना है, डीडीए क्रिएट होगा। 4000 पे 30%, 1200।
वैसे एग्जैक्टली अपोजिट है। सपोज कोई एक्सपेंस है नंबर 4, ठीक है, जो अकाउंट्स में है ही नहीं और इनकम टैक्स पे 3,000 का है, ठीक है। अकाउंट्स पे वो अभी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स पे। ऐसा बहुत ही रेयर केस पे, मीन्स थ्योरेटिकल एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा, बाकी ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। अकाउंट्स से पहले आता है, बाद में इनकम टैक्स पे आता है, ठीक है। लेकिन जस्ट ऐसे ही इमेजनरी एक अगर एक्सपेंस लिया कि चलो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आएगा लेकिन फ्यूचर में आएगा, अब भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज कोई एक्सपेंसेस है कि जो इनकम टैक्स बोलता है कि करंट ईयर में ही क्लेम करो, और हम लोग उसका जो बेनिफिट क्लेम करना स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से क्लेम करना स्टार्ट करेंगे। सपोज वो डिफर्ड रेवेन्यू टाइप का है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स 5 इयर्स अपन स्लोली ग्रेजुअली क्लेम करेंगे। तो ये साल अभी हमने कुछ क्लेम नहीं किया है, बेनिफिट स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर से, तो नेक्स्ट ईयर से अपन क्लेम करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने पूरा का पूरा एक्सपेंस अब भी क्लेम किया, डिफर्ड रेवेन्यू करके उसको ट्रीट नहीं किया, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डीटीए डीटीएल? टैक्स में एक्सपेंस आया तो ये साल का प्रॉफिट कम आएगा, ये साल कम टैक्स पे करोगे, यानी कि फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो 3,000 पे 30%, 900 रुपये का टैक्स आएगा, ठीक है। वैसे सेम वे इनकम लेते, सपोज कोई इनकम है यहाँ पे 5,000 का है, और यहाँ पे वो टैक्सेबल सिर्फ 4,000 का ही है। बताओ क्या क्रिएट होगा? ये सब टेम्पररी डिफरेंस का एग्जांपल है, यानी कि 1,000 का आएगा लेकिन वो बाद में आएगा। अभी इनकम 4 का है, 5 के कंपेयर में 4 का इनकम कम है, यानी कि ये बार इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम रहेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स कम पे करेंगे, ये बार कम पे किया तो फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो 1,000 पे 30%, 300 का डीटीएल क्रिएट होगा। वैसे ही सपोज कोई इनकम है जो यहाँ पे 6,000 का है, और यहाँ पे सपोज 4,500 का है, ठीक है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा, ये बार ज्यादा पे किया तो फ्यूचर में कम, डीटीए क्रिएट होगा। तो 1,500 पे 30%, 450। आ समझ में? सपोज कोई असेट है जो बैलेंस शीट में 1,000 है और यहाँ पे 800 है, ठीक है। अब ये इनकम और एक्सपेंस का बता है जो बैलेंस शीट में जाता ही नहीं है। अभी अपन आते हैं बैलेंस शीट आइटम्स के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करेगा कि हर असेट राइट ऑफ होगा, कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे असेट 1,000 पीएनएल में जाएगा, यहाँ पे 800 जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 800 जाने वाला है तो ये बार इसका ये एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो एक बार ज्यादा टैक्स पे करोगे, फ्यूचर में कम आएगा, ठीक है। इसका लॉजिक मुझे और कई वजह से तुम्हें को बताना पड़ेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हर एसेट एट द एंड पीएनएल में जाता है घूम फिर के। वो जल्दी से समझ में आएगा। तो हर एसेट पे ऐसे ही इमेजिन करेंगे कि वो डिप्रिशिएबल एसेट, ठीक है। अब देखो इस पे फ्यूचर में डिप्रिसिएशन आएगा 1,000 रुपए का, इस पे फ्यूचर में डिप्रिसिएशन आएगा 800 का, ठीक है। यानी कि
इनकम टैक्स के हिसाब से फ्यूचर का डिप्रिसिएशन कम है, यानी कि फ्यूचर का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, यानी कि टैक्स ज्यादा आएगा। तो क्या क्रिएट हो रहा है? डीटी एल, डीटी एल क्रिएट हो, ए नहीं क्रिएट हो। देखो, इस पे फ्यूचर में 1000 का टैक्स, सॉरी 1000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो प्रॉफिट 1000 से कम होगा अकाउंट्स के हिसाब से। इनकम टैक्स के हिसाब से फ्यूचर का डिप्रिसिएशन सिर्फ 800 का आएगा। ठीक है, तो इस पे सिर्फ 800 से ही प्रॉफिट कम होगा, यानी कि फ्यूचर में इनकम टैक्स के हिसाब से एक्सपेंस कम है, एक्सपेंस कम यानी कि प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा यानी कि टैक्स ज्यादा। तो दोनों का डीटी एल क्रिएट आया समझ में? तो यहाँ पे 200 पे 30%, 60 का। वैसे ही सेम वे अगर असेट में रिवर्स लिया कि यहाँ पे 800 का लिया, यहाँ पे 1000 का लिया, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डीटी ए क्रिएट होगा। फ्यूचर का डिप्रिसिएशन 1000 का आएगा जबकि अकाउंट्स पे 800 का ही रहेगा, यानी कि इनकम टैक्स पे डिप्रिसिएशन ज्यादा आ रहा है, डिप्रिसिएशन ज्यादा तो टैक्स कम, टैक्स कम तो असेट। ठीक है, तो 200 पे 30%, यानी कि 60 का। आया समझ में? तो एक काम करते हैं, अभी अपन एक टेबल ही बना लेते हैं कि कौन से टाइम पे डीटीए क्रिएट होगा, कौन से टाइम पे डीटीएल क्रिएट होगा। ठीक है, चलो अभी फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, अकाउंट्स और इनकम टैक्स में ये एक्सपेंसेस का पार्ट है, तो अकाउंट्स में एक्सपेंस ज्यादा है देन इनकम टैक्स, तो अकाउंट का एक्सपेंस इज मोर देन इनकम टैक्स एक्सपेंस। तो क्या क्रिएट हो रहा है? डीटीए। दूसरा, अगर अकाउंट का एक्सपेंस इज लेस देन इनकम टैक्स का एक्सपेंस, ठीक है, डीटीएल क्रिएट होगा। अकाउंट्स का इनकम इज मोर देन इनकम टैक्स का इनकम, ठीक है, डीटीएल। अकाउंट्स का इनकम इज लेस देन इनकम टैक्स का इनकम, डीटीए। ठीक है, अकाउंट्स का असेट इज मोर देन इनकम टैक्स का असेट, ठीक है, डीटीएल। अकाउंट्स का असेट इज लेस देन इनकम टैक्स का असेट, जैसे असेट का है एग्जैक्टली ऑपोजिट आएगा लायबिलिटी का। तो अकाउंट्स का लायबिलिटी इज मोर देन इनकम टैक्स का लायबिलिटी, तो डीटी ए। अकाउंट्स का लायबिलिटी इज लेस देन इनकम टैक्स का लायबिलिटी, ठीक है। तो तुम लोग को है ना ये एक याद करने का, इससे ऑपोजिट बाकी ऑटोमेटिकली बनते जाए। ठीक है, अकाउंट्स पे असेट ज्यादा, इनकम टैक्स पे कम है, डिप्रिसिएशन वाला एग्जांपल फिट कर, माइंड में फिट कर दो। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन ज्यादा आएगा, यहाँ पे डिप्रिसिएशन कम आएगा। डिप्रिसिएशन कम यानी कि टैक्स ज्यादा, ठीक है, तो डीटीएल। इससे ऑपोजिट यहाँ पे लेते जाने का, मोर देन साइन की जगह पे लेस देन आया तो डीटीए, और असेट की जगह पे लायबिलिटी आया तो एग्जैक्टली ऑपोजिट। पता चला? उसका भी पूरा प्रोविजन ये टैक्सेस, इनकम टैक्सेस में दिया हुआ है, ये इंड एस पे दिया हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। जैसे मैट का आता है, ठीक है, एएमटी का आएगा, मैट का आएगा, कैपिटल गेन्स का आएगा, तो उसमें सभी में वो डिप्रिसिएशन का, सॉरी टैक्स का जो अमाउंट है वो अलग अलग है। तो उसका स्पेसिफिक रूल्स ये इंड एस में दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अपने सिलेबस पे उतना डिटेल में नहीं है, अपने को सिंपल रूटीन जो एक्सपेंस और इनकम दिया रहेगा उसके ऊपर डीटीए डीटीएल क्रिएट करना सीख।
बाकी जो मैट में डिफरेंस आया तो उसका क्या करे, या फिर कैपिटल गेन का अलग अलग प्रोविजन, स्पेशल रेट अगर अप्लाई हो रहा है तो उसका क्या करे, वो सब का प्रोविजन इन डेज पे दिया हुआ है। हाँ, लेकिन ये कंपनीज का रहता है, ये अपन इंडिविजुअल्स के लिए कैलकुलेट नहीं करते कि टैक्स रेट वो स्लैब के हिसाब से चेंज हो। कंपनीज करेगा तो फ्लैट रहेगा। वो भी प्रोविजन उस पर दिया हुआ है, उसका भी डीटीए डिटेल क्रिएट करना पड़ता है। नहीं है, अपने को एकदम बेसिक लेवल का है, सिर्फ डीटीए डिटेल कैसे क्रिएट होता है वो दोनों को नॉलेज रहना चाहिए उसके लिए। बाकी नहीं देने का रीजन ये है कि तुम लोग का स्पेशलाइजेशन एरिया एक्चुअली अकाउंट से गिना जाता, कॉस्टिंग गिना जाता। तो अगर तुम लोग को अकाउंट्स पे जाना ही नहीं है तो सिर्फ वो डीटीए डिटेल का बेसिक नॉलेज लेके भी तुम लोग जाओ, और अकाउंट्स पे अगर करियर बनाना है तो तुम लोग को खुद को स्ट्रगल करके सीखना पड़ेगा। ठीक है। बाकी जो लोग को अकाउंट्स पे जाना ही नहीं है वो लोग को इतना डिटेल में सिखा के मतलब नहीं, इसके लिए उन्होंने जानबूझ के सिलेबस पे शायद से रखा नहीं है। ठीक है। तो सीए वालों को तो ये जो इंडेक्स है वो मोर देन 100 पेजेस का है, और तुम लोग के मॉडल में ये इंडेक्स हार्डली 4 पेज में खत्म हो। तो अपने को बहुत ही प्रिमिटिव लेवल का है, एकदम डिटेल में ये सब में जाना है। ठीक है। तूने जो सीखा था वो कैसे किया था, भूल गए कैसे? ये जो आप बोल रहे थे ना कि जो मतलब डेप्रिसिएशन करने का और जो डब्ल्यू इनका इन दोनों का बैलेंस मैच हो 10 ईयर लोग कैसे करते थे, ये डेप्रिसिएशन से भी निकालते थे, बाद में डबल शिफ्ट के लिए डब्ल्यू टी कंप्लीट करते तो फाइनली ना वो मतलब बैलेंस शीट में रहने वाले टीटी या डीटीएल तो वैल्यू बैलेंस करंट ईयर का क्रिएट होगा, बाद में ओपनिंग बैलेंस में ऐड होगा तो दैट्स तो डब्ल्यूडीपी के हिसाब से नेट बैलेंस आता है तो क्लोजिंग बैलेंस करता है हम्म। दोनों बैच में ओके। खाली हल्का सा थोड़ा डिफरेंस रहता चलो तो तुम लोग अभी क्या करो, सिर्फ यहाँ तक का पहले लिखो। ठीक है। और उसके बाद में ये टेबल लिख लो। है। इस पे असेट 1000 का है, यहाँ पे 800 का है। तो इसका फ्यूचर का डिप्रिसिएशन 1000 आएगा, इसका फ्यूचर का डिप्रिसिएशन 800 आएगा। हाँ, तो ये एसेट का डब्ल्यूडीवी, जितना डब्ल्यूडीवी उतना ही डिप्रिसिएशन आएगा। ठीक है। तो इस पे फ्यूचर में एक्सपेंस 800 का आएगा, इस पे 1000 का आएगा, यानी कि इस पे एक्सपेंस कम आएगा, एक्सपेंस कम यानी कि प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, डीटीएल। समझा? डब्ल्यूडीवी। तो जितना डब्ल्यूडीवी है उतना ही मैक्सिमम डिप्रिसिएशन आएगा। ठीक है। तो इस पर फ्यूचर का डिप्रिसिएशन 800 रहेगा, इस पर फ्यूचर का डिप्रिसिएशन 1000 रहेगा, यानी कि इनकम टैक्स पर डिप्रिसिएशन कम है, डिप्रिसिएशन कम यानी कि टैक्स, सॉरी प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स ज्यादा। अगले साल आगे के ईयर में तो तुमको करंट ईयर का नहीं सोचना है, फ्यूचर के ईयर्स का सोचना मैं वो भी कंफ्यूज हो रहा था इसलिए थोड़ा है। समझा क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। Fixed asset is acquired at rupees 1,50,000 with 5 years life. No residual value and depreciation chargeable at SLN for accounting purpose. So 1,50,000, zero residual value divided by 5. तो 25, बराबर 30,000 का depreciation है. For tax purpose, depreciation is admissible at 50,000 for first 3 years on. पहले 3 साल के लिए 50,000 का डिप्रिसिएशन है, तो 50,000 3 साल यानी कि 1.5 लाख.
WDV जीरो हो गया तो आगे डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। अब ये सब थ्योरी के लिए तो बताते, बाकी इनकम टैक्स पे सबका प्रोविजन है कि इक्वल डिप्रिसिएशन आएगा 3 साल के लिए वगैरह। ठीक है, थ्योरी के लिए दिया है, अपने को सिर्फ डीटीए का लॉजिक अप्लाई करना। तो इस पे इनकम टैक्स पे पूरा घुस नहीं जाने, जितना बोला है उतना ही करना है। ठीक है। Show the tax consequence for all the year. Show the tax expenses for the above case if depreciation, uh, if before depreciation accounting profit are same as before depreciation taxable profit for the year stated below. Year 0 to 6 accounting profit before depreciation वो दोनों को सभी साल का दे रही है। ईयर 0 का तो ना कुछ काम का नहीं है, ईयर 1 से ही सब कुछ स्टार्ट होगा। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये अकेला एक डिफरेंस है, इसके अलावा जो प्रॉफिट बिफोर बिफोर डिप्रिसिएशन है अकाउंट्स का और इनकम टैक्स का वो सेम है। ठीक है, तो तुम लोग को जैसे यहाँ पे बताया ना, ये वाला वर्किंग शो करना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें से ये टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ये तुम लोग को बताना। ठीक है। चलो सुनो, अभी देखो ये 1,50,000 हम लोग असेट खरीद रहे हैं, पहले साल का डिप्रिसिएशन और 1,50,000 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 ईयर्स। ठीक है, तो 30,000 रुपये का डिप्रिसिएशन है। तो ये हो जाएगा 120, 120 डिप्रिसिएशन सेम रहेगा 30, तो ये हो जाएगा 90, 90 लेस 30 तो 60, 60 लेस 30 तो 30, मैंने 6 साल ले लिया, 5 साल में 30 लेस 30 तो हो गया 0। ठीक है, ये अकाउंट्स WDV। ठीक है, कैरिंग अमाउंट। अभी सेम वे इनकम टैक्स ओपनिंग WDV। तो पहले खरीदा तभी तो 150 है, लेस डिप्रिसिएशन तो क्लोजिंग WDV फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के हिसाब से हर साल 50,000 का दोनों को डिप्रिसिएशन चार्ज करना है।
तो यहाँ पे 1 लाख 50 वापस सेकेंड ईयर में आएगा, 50 बैलेंस रहा, 50 थर्ड ईयर का ओपनिंग, 50 चार्ज किया, WDB हो गया 0। यहाँ पे 0। अभी टेम्पररी डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अकाउंट्स में 1,20,000 का WDB है, और यहाँ पे इनकम टैक्स पे 1 लाख का है, यानी कि 20,000 का ये क्रिएट हुआ। ठीक है, यहाँ पे 90 और 50, 40, 60 और 0, 60, 30, 0, 30 और 0, 0, 0। ठीक है, तो ये अपना टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अभी हम लोग को ये सोचना है कि ये DTA क्रिएट हो रहा है कि DTL क्रिएट हो रहा है। देखो, सबसे पहले अगर असेट का वैल्यू अकाउंट्स पे ज्यादा है, इनकम टैक्स पे कम है, ठीक है, तो DTL क्रिएट होता है। ठीक है, तो पहले साल में 120 और 1 लाख अकाउंट्स पे ज्यादा है, यानी कि DTL क्रिएट होगा। ठीक है, 120, 1 लाख, तो 20,000 पे कितना परसेंटेज टैक्स रेट, आई थिंक दिया ही नहीं ना, 30% एज्यूम कर लेते हैं, उस पे ही सब में ऐड कर लो 30% टैक्स रेट। ठीक है, यहाँ पे 90 और 50, अगेन 90 ज्यादा है, यानी कि अकाउंट्स का ज्यादा है, तो DTL क्रिएट होगा। 60 और 0, 60 का डिफरेंस है, अकाउंट ज्यादा है। 30 और 0, और यहाँ पे डिफरेंस रहा ही नहीं। ठीक है, ये DTL क्रिएट कर रहा है, DTA नहीं है। ठीक है, चलो अभी प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन तुम लोग को दिया हुआ है सब में, बताओ कितना लिखना है? 0 का मत बताओ, डायरेक्टली 1 से 180। हम्म। 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 इसपे से डिप्रिसिएशन अकाउंट्स वाला माइनस होगा, ये प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन फॉर अकाउंट्स। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है 30, तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस पे माइनस होगा टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी माइनस डिफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, तो आएगा टैक्स एक्सपेंस, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स एक्सपेंस माइनस करके आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
चलो अभी हम लोग को एक और वर्किंग करना पड़ेगा जो आएगा इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना है। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है। ये अपन अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन लेके किया है। वैसे अगर इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन लिया तो 180 माइनस 50, तो 130 आएगा। तो 130 पे अपने को जो टैक्स पेएबल होगा वो आएगा करंट टैक्स, ठीक है। इस पर इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से जो टैक्स आएगा उसको बोलते हैं करंट टैक्स। आया समझ में? उस पर अपने को डीटीए डिटेल वगैरह को प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो एक्चुअली उसका वर्किंग अपने को करना पड़ेगा। आई थिंक एक काम करो, दोनों पहले यहाँ तक का लिख लो, बाद में वो वर्किंग लिखते। ओरली करने से अच्छा है कि लिख के करेगा। अभी अभी देखो तुम लोग को प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स का उन्होंने बोला है कि अकाउंटिंग का और इनकम टैक्स का प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन सेम, बराबर। वो टेबल के ऊपर वाले लाइन में लिखा है। तो जो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन रहेगा वो यही रहेगा, 180, 2 लाख, 160, 190, 220, ठीक है। अब इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, सॉरी डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे इनकम टैक्स वाला। तो 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा 130, 150, 110, 190, 220। अब इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करोगे तो दोनों को मिलेगा करंट टैक्स। टैक्स रेट अपन एज्यूम करें 30%, 39, 45, 33, 57। अब देखो यही करंट टैक्स तुम लोग का यहाँ पे आएगा। यानी कि जो करंट टैक्स लिया जाता है ना वो इनकम टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर जो एक्चुअल टैक्स अपन पे करने वाले हैं उसको बोलते हैं करंट टैक्स, ठीक है। तो वो आएगा ऊपर से 39,000, 45, 33, 57, 66। अब देखो डीटीए डिटेल क्या क्रिएट हो रहा है, तो हमने वो लिख के रखा है कि 6,000 का पहले साल में क्रिएट हो रहा है डीटीएल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो टैक्स एक्सपेंस 45,000, 150 माइनस 45, 105। और अगर तुम लोग क्रॉस चेक करोगे तो 150 का 30%, 45, यानी कि अकाउंट्स के हिसाब से अक्रूवल बेसिस पे 45,000 का टैक्स पेबल था, जबकि 45 में से ये साल जो एक्चुअली तुम लोग गवर्नमेंट को पे करोगे वो 39 ही पे करोगे, यानी कि बाकी का 6,000 तुम लोग को फ्यूचर में पे करना। समझा?
यानी कि ये ऐसे हो गया कि 150 पे 45 पे करना था, 39 ही पे किया, यानी कि बाकी का 6000 इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग यानी कि वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में। पता चला? ठीक है। वैसे ही सेकेंड ईयर में 12,000 का डीटीएल आ रहा है। ठीक है, तो 45 प्लस 12, 57। ठीक है, 170 माइनस 57। नेक्स्ट में 18,000 का आ रहा है। 70। ये एक मेरा थोड़ा सिखाने में गड़बड़ हुआ। एक पॉइंट अपन करना भूल गए। ये जो डिटेल अपन क्रिएट किया ना, 6, 12, 18, 9, 0। ठीक है, ये जो डिटेल रहता है ना, ये क्यूमुलेटिव रहता है। क्यूमुलेटिव बोला तो 6,000 पहले साल का, 12,000 दूसरे साल का है ना। तो अपन क्या किया है, डब्ल्यूडीबी को कंपेयर किया, तो वो 2 साल का डब्ल्यूडीबी है ना। ठीक है, तो ये जो डीटीएल है वो 2 साल का है, तो 2 साल का मिला के 12, उसमें से पहले साल का 6 है। तो 12 में से 6 माइनस किया तो दूसरे साल का सिर्फ 6,000 है। ठीक है, तीसरे साल का टोटल है 18, 18 में से पहले 2 साल का कितना, 12। तो 18 - 12 है, लेकिन तीसरे साल का भी आ रहा है 6,000। चौथे साल में 9,000 आ रहा है, यानी कि लास्ट ईयर तक 18 था और अभी 9 हो रहा है, 9,000 कम हो रहा है, तो यहाँ पे डी टी एल नेगेटिव में 9,000। ठीक है, और ये 9 कम होके 0 पे आ रहा है, यानी कि ये 9,000 से कम हो रहा है। ठीक है, तो पहले 3 साल डीटीएल क्रिएट हो रहा है। पहले का 6, 12 - 6, 6, 18 - 12, 6, 9 - 18 यानी कि 9,000 नेगेटिव, और 0 - 9 यानी कि 9,000 नेगेटिव। अगर हम लोग क्रॉस चेक करें
तो 6 6 6 18,000 हुआ, और वही 18,000 यहाँ पे रिवर्स हो गए। पहले अपन डीटीएल क्रिएट कर रहे हैं, रिवर्सल भी होना चाहिए ना। जब भी वो पूरा असेट ही खत्म हो गया 5 साल में, ठीक है, तो डीटीएल भी उसके साथ खत्म होना चाहिए। तभी तो उसको टाइमिंग डिफरेंस करके बोलेंगे, टेम्पररी डिफरेंस बोलेंगे। अगर वो खत्म ही नहीं हो रहा है तो परमानेंट डिफरेंस हो गया। नहीं, उसको रिवर्सल ऑफ डीटीएल करके बोलते हैं। डीटीए बोला तो डीटीए क्रिएट कर रहा है, या फिर डीटीए क्रिएट नहीं कर रहे, डीटीएल जो पहले बनाया था उसको अपन रिवर्स कर, ठीक है, तो उसको नेगेटिव में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आएगा पहले साल का 6, दूसरे का 6, तो 45 + 6 51, ठीक है, 170 - 51। और ये अभी देखो मैच भी हो रहा है, 170 का 30%, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगेन 6, तो 33 + 6 39, 130 - 39, ठीक है। यहाँ पे 9,000 नेगेटिव, ठीक है, 9,000 नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48, 160 - 48। यहाँ पे अगेन 9,000 नेगेटिव, 66 - 9 57, माइनस करो इधर, ये पता चला क्या? ठीक है, तो डब्ल्यूडीवी से कंपेयर करें तो वो क्यूमुलेटिव अमाउंट देगा, तुम लोग को उसको इंडिविजुअल अमाउंट में कन्वर्ट करना है, और वो तुम लोग यहाँ पे कंसिडर करोगे। ठीक है, कहीं पे भी डीटीए क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर वो क्रिएट होता है तो बाय चांस सपोज कोई असेट के ऊपर डीटीए क्रिएट हुआ, किसी पे डीटीएल क्रिएट हुआ, तो वो केस पे डीटी एक सॉरी डीटीएल जो रहेगा उसको ऐड करते सिमिलर टू आउटस्टैंडिंग, और डीटीए को प्रीपेड करके इमेजिन करो, प्रीपेड को अपन माइनस कर दें, तो वो माइनस करके ये आए। अब ये सब में क्या हुआ, एक ही डिफरेंस था। देखिए प्रैक्टिकल में तो मल्टीपल डिफरेंस रहेगा ना, सिर्फ अकेला डिप्रिसिएशन ही अलग है ऐसा नहीं रहेगा, तो बाकी का भी एक्सपेंस अलाउड डिसअलाउड वगैरह बहुत कुछ रहेगा। तो वो सभी का अपने को इंडिविजुअली से कैलकुलेट करके यहाँ पे फाइनल इफेक्ट देना है। सभी डीटीए को एक साथ ऐड करो, सभी डीटीए को एक साथ ऐड करो, और यहाँ पे एक साथ लेके दोनों को वर्किंग करना। पता चला? ठीक है, तो ये दोनों का प्रेजेंटेशन होगा अकाउंट्स में, तो ये ऑटोमेटिकली जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसके ऊपर 30% आ रहा है। तभी ये मैच नहीं होगा, ये तभी मैच नहीं होगा जब भी कुछ परमानेंट डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो दोनों करंट टैक्स लोग इनकम टैक्स के हिसाब से, उस पर वो एक्सपेंस है इनकम, मोस्टली तो एक्सपेंस ही रहता है जो डिसअलाउ होता है, तो एक्सपेंस को डिसअलाउ करोगे, ठीक है, और वो परमानेंट डिफरेंस है सपोज, तो करंट टैक्स में वो एक्सपेंस आया ही नहीं, डिफर टैक्स कैलकुलेट किया, वो परमानेंट को छोड़ के बाकी का डिफर टैक्स क्रिएट किया, तो तुम लोग का 30% अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो वो मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा? क्योंकि करंट टैक्स में वो इफेक्ट कभी आएगा ही नहीं। पता चला? ठीक है, बाकी ये जहाँ पे टेम्पररी डिफरेंस रहेगा वहाँ पे ये मैच होना ही। ठीक है, तो तुम लोग ये वर्किंग पहले ये बाद में देखो, पहले यहाँ तक का कंप्लीट कर लो, टेबल में तुमने यहाँ तक का लिखा हुआ ही है, उसके नीचे ये वर्किंग नोट नंबर 1 करके नीचे ये वर्किंग बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, a company measured accounting profit of rupees 80,000 after charging depreciation of 12,000, आफ्टर चार्ज एंड डिप्रिसिएशन है कि प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन ही है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स अकाउंट्स के हिसाब से। ऑन इंटरेस्ट रिसीवेबल इनकम टैक्स इज लेविड ऑन कैश बेसिस, included in accounting profit is interest accrued rupees 5,000 which is not included in taxable profit of 67,000.
सीधा सीधा बोलने के जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके बता रहे, वो बता रहे कि इंटरेस्ट रिसीवेबल है और इनकम टैक्स चार्ज होता है ऑन कैश बेसिस, यानी कि जब ये एक्चुअली रिसीव होगा तभी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड है इंटरेस्ट अक्रूड ₹5,000, वर्ड यूज किया अक्रूड, अक्रूड यानी कि इट इज स्टिल नॉट रिसीव। तो अकाउंट्स में इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड किया है, लेकिन इनकम टैक्स इसको अभी इंक्लूड नहीं करेगा, जब ये एक्चुअली रिसीव होगा तभी ये इंक्लूड करेगा। और इसलिए आगे लिखा है कि विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ 67,000। टैक्सेबल प्रॉफिट बोला तो इनकम टैक्स का प्रॉफिट। ठीक है। तो ये प्रॉफिट बिफोर ये इंटरेस्ट इनकम, टैक्स रेट इज 30%। फॉर टैक्स पर्पज डेप्रिसिएशन इज एडमिसिबल ₹20,000। Carrying amount of fixed asset was 68,000 and tax base of fixed asset was 60,000 before charging depreciation for the current year। तो ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बता रहे हैं अकाउंट्स के हिसाब से कितना है और इनकम टैक्स के हिसाब से कितना है। इसमें से अगर डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो दोनों को मिलेगा डब्ल्यूडीवी क्लोजिंग। तो अकाउंट्स का होगा 68 माइनस पहले लाइन में उसका डिप्रिसिएशन दिया है 12, और इनकम टैक्स के हिसाब से 60 माइनस उसका डिप्रिसिएशन उसके ऊपर की लाइन में दिया है 20,000। ठीक है। तो दोनों को डब्ल्यूडीवी आएगा। वो डब्ल्यूडीवी का जो डिफरेंस है वो टेम्पररी डिफरेंस पे काउंट होगा, उसके ऊपर डीटीएल या डीटीए क्रिएट होगा। ठीक है। फाइंड क्या करना है, पहला कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस ऑफ द फिक्स्ड असेट एंड टैक्स बेस ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर। टेम्पररी डिफरेंसेस ऑफ फिक्स्ड असेट एंड इंटरेस्ट अक्रूड, current tax expenses and deferred tax expenses, deferred tax liabilities and deferred tax asset if any। करंट टैक्स यानी कि ये डिफर्ड टैक्स। ठीक है। चलो, इस पे सब डेटा एक ही साल का दिया है। सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी अकाउंट्स पे कितना है और इनकम टैक्स में लेस डिप्रिसिएशन अकाउंट्स का, और इसमें तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी तो 16,000 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अकाउंट्स पे ज्यादा है, इनकम टैक्स पे असेट कम है, तो क्या क्रिएट होगा, डीटीएल। तो 16,000 पे 30% है ना, 16,000 पे 13%, 4,800। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट्स पे रिकॉर्ड किया है क्या, किया है कितना, इनकम टैक्स पे रिकॉर्ड किया है क्या, नहीं क्योंकि अभी तक मिला नहीं है, वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेगा। तो ये डिफरेंस भी टेम्पररी डिफरेंस पे काउंट होगा। ठीक है। अब बताओ इनकम टैक्स के हिसाब से ये साल का प्रॉफिट ज्यादा आएगा कि कम आएगा, कम आएगा। तो अपन ये साल कम टैक्स पे करेंगे, तो फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा। फ्यूचर में ज्यादा पे करना नहीं क्या, डीटीएल। तो 5,000 पे 30%, 1,500। समझ में आया क्या। अकाउंट्स पे है इनकम, इनकम टैक्स पे वो इनकम लिया नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स का ये साल का प्रॉफिट कम रहेगा। ठीक है। तो लोगों को सिर्फ ये आइटम के बारे में सोचने का, उसको इसके साथ मिक्सअप नहीं करने का, वरना क्यूमुलेटिव इफेक्ट निकालने को जाओगे कि इसमें कम ज्यादा रहेगा। हर एक्सपेंस इनकम के लिए सिर्फ वो ही एक डिफरेंस है, ऐसा सोच के दोनों को सोच वर्किंग कर।
तो अगर बाकी सब कुछ मैच है और ये सिर्फ एक डिफरेंस है, ठीक है, तो इनकम टैक्स पे इनकम नहीं आया, तो यानी प्रॉफिट कम तो टैक्स कम। ये बार कम पे किया तो फ्यूचर में ज्यादा पे करना है। समझा? तो जब भी ये कैलकुलेट करे हो ना, तो बाकी के जो डिफरेंसेस है उसको लेने का नहीं। जो डिफरेंस के लिए डीटीए डीटीए कैलकुलेट करे हो, सिर्फ वो अकेला सिंगल डिफरेंस है, ये सोच के लॉजिक अप्लाई करने का। पता चला? चलो, तो आई थिंक ये दो ही था। तो टोटल 6,300 का आएगा। अभी देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अकाउंट्स के हिसाब से कितना है? माइनस टैक्स एक्सपेंस, उस पे आएगा करंट टैक्स। करंट टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से जो रहेगा वो आता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स का प्रॉफिट कितना है? इसके ऊपर टैक्स एट 30%। कितना? 20,100। तो ये तो ना था करंट टैक्स। अगर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुआ तो ऐड होता है, डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ तो माइनस होता है। यहाँ पे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है 6,300 का। ठीक है, तो वो पॉइंट पे आने वाला था। चलो ये माइनस करो। ऐसा ना, अब ये सॉल्यूशन मॉडल में दिया हुआ है। ठीक है, ऋतिक ने जो पॉइंट बोला वो मैं तुम लोगों को पूछने वाला था, लेकिन ऋतिक ने ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये सॉल्यूशन में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि प्रीवियस सब में जैसे हमने लिया कि डिप्रिसिएशन यानी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का जो इफेक्ट है वो अपन क्यूमुलेटिव लेते, सॉरी क्यूमुलेटिव पहले मिलता है, उसको अपन इंडिविजुअल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर करंट ईयर के डब्ल्यूडीवी को कंपेयर करके 16,000 का क्रिएट हुआ, तो लास्ट ईयर का डब्ल्यूडीवी उसका डिफरेंस 8,000 का रहेगा। बराबर है? तो ये लास्ट ईयर का 8,000 पे 30%, 2,400, ये लास्ट ईयर क्रिएट हुआ रहेगा। और ये सा क्रिएट हो रहा है 4,800, यानी कि इंडिविजुअली करंट ईयर में सिर्फ 2,400 ही क्रिएट होना चाहिए। समझ में आया? वापस एक बार, ये लास्ट ईयर का करंट ईयर का ओपनिंग यानी कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग, तो लास्ट ईयर का जो टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हुआ रहेगा वो 8,000 का क्रिएट हुआ रहेगा, टेम्पररी डिफरेंस। उसके ऊपर 30% यानी कि 2,400 लास्ट ईयर क्रिएट किया रहेगा। अब ये साल वो गैप बढ़ के 16,000 हो गया है, उसके ऊपर 4,800 आ रहा है। और ये जो 4,800 रहता है ये क्यूमुलेटिव रहता है। ठीक है, तो तुम लोग को ये 4,800 में से लास्ट ईयर का माइनस करना है, जो 2,400 है वो ही करंट ईयर का है, वो दोनों को रिकॉर्ड करना है। लेकिन मॉड्यूल में उन्होंने वो कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट का मिस्टेक है। अब क्योंकि मॉड्यूल में सिर्फ गिन के 3 ही सम दिया है, और वो 3 सम में से भी एक सम गलत है, तो अभी वो थोड़ा सा रिस्की पार्ट रहेगा कि तुम लोग एग्जाम में राइट वाला सॉल्यूशन लिखो या रॉन्ग वाला लिखो। बस, अगर याद कर पाए तुम लोग तो याद ही कर लो, ये सम आया तो तुम लोग को रॉन्ग वाला ही करके आना। ठीक है, लेकिन अगर ये सम नहीं रहेगा, कोई और सम रहेगा, तो तुम लोग को करेक्ट वाला करके आना। ठीक है, या फिर मैं एक और वे बताता हूँ, वो ज्यादा सेफ रहेगा। यानी कि तुम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से कुछ और भी इस पे चेंजेस अपन करते हैं। वो ये आता है कि पहले डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुआ ना, तो अपन ऐड करते हैं। डिफर्ड टैक्स असेट अगर क्रिएट हुआ ना, तो अपन लेस करते हैं। और वैसे ही डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर रिवर्सल हो रहा है, तो अपन माइनस करेंगे।
तो रिवर्सल ऑफ DTL, और DTA अगर रिवर्स हुआ तो अपन ऐड करेंगे, तो रिवर्सल ऑफ DTA। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 4,800 भी क्रिएट कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर का रिवर्स कर दो, क्योंकि ये साल में दोनों साल का मिला के है ना। तो पहले के साल का और ये साल का मिला के अगर 4,800 भी क्रिएट कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर का रिवर्स करो। ठीक है, तो 2,400 यहाँ पे रिवर्स करो। DTA का यहाँ पे कोई है ही नहीं चक्कर, तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही जो पहले का आंसर था वही मिल जाएगा। ये कितना होगा, हाँ उसमें से 2,400 माइनस करो। ठीक है, तो ये एक नया पार्ट तुम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो, और नीचे नोट लिखने का कि DTL क्रिएटेड इन लास्ट ईयर इज रिवर्स इन द करंट ईयर। ठीक है, अल्टरनेटिवली ओनली फॉर द करंट ईयर वी कैन एज्यूम द DTL टू बी 6,300। पता चला? ठीक है, तो उन्हें सिर्फ करंट ईयर का ट्रीटमेंट पूछा रहेगा, तो उसके हिसाब से ये आंसर राइट है। ठीक है, अगर क्यूमुलेटिव ट्रीटमेंट पूछा रहेगा कि प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट बताओ, तो ये वाला पार्ट और एडिशनल आएगा। नहीं, वो उसमें उसको लोग को जो सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है ना, आंसर के आंसर शीट्स के बंडल के साथ सॉल्यूशन भी इंस्टीट्यूट खुद ही देता है। तो वो सॉल्यूशन देख के वो लोग चेक करते, तो लोग अपना माइंड वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते कि वो सजेस्टेड में कुछ एडलेस करना है क्या। हाँ, 99% ये रहेगा, इसीलिए मैं बोला ना कि वो थोड़ा सा रिस्की पार्ट है। तो सम अगर मेमोराइज कर पाएंगे तो फिर रॉन्ग वाला ही करो, वो ज़्यादा सजेस्टेबल है। इससे पहले कोई लॉन्ग तो याद नहीं है। वही प्रॉब्लम है। तो सर, तो ऑन द सेफर साइड बाद में राइट वाला ही करके आने का और नीचे नोट लिख के आने का, वो सेफ रहेगा। तो वो बाद में थोड़ा सा अलग फैक्टर रहेगा कि पेपर चेकर को उसका नॉलेज है क्या, तो जो तूने नोट लिखा वो उसको समझ रहा है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3। A company creates provision for gratuity and leave encashment and recognizes a liability of 50,000। तो प्रोविजन बनाया है 50,000 का। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। द कंपनी मेजर्स करंट टैक्स ऑफ 48,000, टैक्स रेट 25%, कॉम्प्यूट टैक्स एक्सपेंस आना चाहिए। तो बोला ने करंट टैक्स ऑलरेडी गिवन है, तो उन्हें टैक्सेबल प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट वगैरह कुछ दिया नहीं है। करंट टैक्स का अमाउंट ही दे दिया 48,000, सिर्फ अपने को डिफर्ड टैक्स असेट या लाइबिलिटी क्या क्रिएट हो रहा है वो अपने को एडलेस कर, वो एडलेस कर लिया तो टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। तो बोले कि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी उन्होंने बनाया है 50,000 का, ये अकाउंट्स में है। इनकम टैक्स प्रोविजन को अलाउ नहीं करता है, एक्चुअल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एंड लीव एनकैशमेंट को अलाउ करता है। तो ये एक्सपेंस आएगा, लेकिन जब ये एक्चुअली पे करेंगे तभी आएगा। यानी कि अकाउंट्स में एक्सपेंस है, इनकम टैक्स में एक्सपेंस अभी नहीं है, ये साल नहीं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, DTA DTL क्या क्रिएट होगा। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी 50,000 है ना, इनकम टैक्स पे नहीं है, यानी कि 50 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये साल एक्सपेंस इनकम टैक्स में नहीं है, तो ये साल का प्रॉफिट इनकम टैक्स में ज्यादा है, तो ये साल ज्यादा टैक्स पे करोगे, तो फ्यूचर में कम पे करना पड़ेगा। क्या क्रिएट होगा, DTA 50,000 पे कितना परसेंट है, 25, 12,500। ठीक है, करंट टैक्स कितना है,
उस पे डीटीएल को ऐड करते, डीटीएल है ही नहीं, डीटीए को माइनस करते 12,500, ये आएगा टैक्स एक्सपेंस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह दिया नहीं कि टैक्स एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालो, तो सिर्फ टैक्स एक्सपेंस फाइंड करना। आया समझ गए? ये एमसीक्यू में आ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी 2016 सिलेबस में ये ऑलरेडी आ चुका था, फुल फ्लेज क्वेश्चन। वो तुम लोग चेक करोगे ना, 740 to 900, 740 to 900 क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो। सेम सेम पूरा क्वेश्चन सेम। ठीक है। ये आया था 8 मार्क के लिए जून 18 में और नवंबर 14 में, 2 बार आया था। और अभी ये तुमने एमसीक्यू में 2 मार्क के लिए पूछा। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो एज के हिसाब से, उन्होंने वो सेम क्वेश्चन इंडेज पे पूछा है। ठीक है, लेकिन आंसर एज हो रही है। तो अब एज में ये जो डिप्रिसिएशन वगैरह का इफेक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट वैसे आता है, नेट इफेक्ट सेम ही आएगा, लेकिन फिर भी आंसर में डिफरेंस आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 में वो प्रॉब्लम हुआ था कि ये आंसर गलत हो रहा था। ठीक है। वो एज में से नहीं होता है, एज में अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट डिप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है ना उसके ऊपर टैक्स लेते, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों का जो डिफरेंस है ना 6,300 और 2,400, वो दोनों का डिप्रिसिएशन पे जो टैक्स है ना वही है। ठीक है। क्योंकि ये ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस वो क्या है, तो वो डिप्रिसिएशन है, तो वो डिप्रिसिएशन का टैक्स इफेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिप्रिसिएशन का टैक्स इफेक्ट लेते हैं, बस उतना ही मेजर डिफरेंस है, बाकी का सिमिलर है। चलो देखो, from the given information you are required to compute deferred tax asset and deferred tax liability for CBDT Limited on 31st March 2023. The tax rate applicable is 35%. The company has charged a depreciation of 7,42,900 in the books of account, while as per income tax computation, the depreciation available to the company is 8,65,400. ठीक है, 742,900 अकाउंट्स पे है और इनकम टैक्स पे है 8,65,400. The company has made provision for doubtful debts of 54,300 during the year. The company has debited share issue expense of 6,23,500, which will be available for deduction in income tax in the next year. The expense of 7,84,500 has been charged to P&L account, which are disallowed for Income Tax Act. The company has made donation of 2 lakh, which has been debited to P&L account, and only 50% thereof will be allowed as deduction as per Income Tax Act. ठीक है, तो अपने को कॉम्प्यूट करना है डीटीए या डीटीएल कितना बन रहा है।
चलो देखो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स पे डेप्रिसिएशन है 742,900, और इनकम टैक्स पे है 865,400। डिफरेंस निकालो। अब ये परमानेंट डिफरेंस है या टेम्पररी डिफरेंस है? टेम्पररी। ठीक है। अब जरा सोचो, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा है, तो इनकम टैक्स का ये साल का प्रॉफिट कम आएगा, तो ये साल कम पे करेंगे, ये साल कम, तो फ्यूचर में ज्यादा, तो डीटीए क्रिएट होगा। तो 122,500 पे 35% बोला है ना? बताओ कितना आएगा? कितना? वन। ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, द कंपनी इज मेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 54,300 आरडीडी। अकाउंट्स पे 54,300 का आरडीडी बना है। इनकम टैक्स पे क्या रोल है आरडीडी का? डिसअलाउड है। बैड डेट्स बेस्ड ऑन सम परसेंटेज वगैरह क्राइटेरिया, वो अलाउ किया जाता है, लेकिन आरडीडी टोटली डिसअलाउड है। तो इनकम टैक्स पे ये नहीं है। तो 54,300 का डिफरेंस क्रिएट हुआ, टाइमिंग या परमानेंट, यानी कि टेम्पररी या परमानेंट? परमानेंट। ठीक है, अगर परमानेंट है तो ना डीटीए क्रिएट होगा ना डीटीएल क्रिएट होगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स पे कभी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, द कंपनी इज डेबिटेड शेयर इश्यू एक्सपेंस। शेयर इश्यू एक्सपेंस 6,23,500, विच इज अवेलेबल फॉर डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट इन द नेक्स्ट ईयर। यानी कि ये सर अलाउड नहीं, अलाउ होगा लेकिन नेक्स्ट ईयर में अलाउ होगा, यानी कि ये सर डिसअलाउड है। ठीक है। तो डिफरेंस क्रिएट हुआ 623,500 का। टाइमिंग या परमानेंट, यानी कि टेम्पररी या परमानेंट? टेम्पररी। ठीक है। तो डीटीए क्रिएट होगा कि डीटीएल क्रिएट होगा? इनकम टैक्स में ये साल एक्सपेंस नहीं है, तो ये साल का प्रॉफिट ज्यादा, तो ये साल ज्यादा टैक्स पे करेंगे। ये साल ज्यादा पे किया तो फ्यूचर में कम। डीटीए बताओ 35%। ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ, expenses 784,500 has been charged to P&L account, which are disallowed under Income Tax Act. 784,500, ठीक है, which are disallowed, यानी कि इधर नहीं है, तो 784,500 का क्रिएट हुआ। बताओ टेम्पररी या परमानेंट? ठीक है। क्यों परमानेंट? उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये साल के लिए डिसअलाउड है, दीज आर डिसअलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि आगे भी कभी अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 5, कंपनी में डोनेशन ऑफ 2 lakh, which has been debited to P&L account, and only 50% thereof will be allowed as deduction as per income tax act. अब क्या करें इसमें? ठीक है, इसको समझने के लिए तुम ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट अलाउड इन इनकम टैक्स 1 लाख का अलाउड होगा,
2 लाख का डोनेशन है ना, और डिसअलाउड इन इनकम टैक्स। यहाँ पे 1 लाख है, लेकिन यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जो अलाउड है वहां पे डिफरेंस ही नहीं है, तो डीटीए डीटीए का सवाल ही नहीं आता है। और जहां पे डिसअलाउड है वहां पे 1 लाख का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो परमानेंट क्रिएट हो रहा है, तो उसका डीटीए डीटीए कुछ भी नहीं बनेगा। समझा? तो 2 लाख में से 1 लाख दोनों जगह पे है, तो डिफरेंस ही नहीं। और 1 लाख सिर्फ एक जगह पे, लेकिन वो आगे भी नहीं आएगा क्योंकि और डिसअलाउड है। हो गया। तो अभी ये टोटल लेना है, 2,18,225 डीटीए और 42,875 डीटीएल। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सभी ऑप्शन सेम ही है। क्या नंबर्स दिए है ना? बाप रे। अरे राइट आंसर सर मैं फर्स्ट टाइम मिस्टेक है। तो बाद में वो करेगा दुआ करूं दूसरों के लिए। ये 5 बार का कंप्लीट हो गया है।
ये आ रहा है अभी आएगा। हाँ एक्चुअली आ रहा है अभी, आ रहा है, उसको दिख रहा है। क्या आ रहा है? ओके, चलो तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। अकाउंट्स के हिसाब से रिवेन्यू दिया है 11, 16, 21। इनकम टैक्स के हिसाब से रिवेन्यू दिया है 7, 18, 23। दोनों का जो टोटल 3 साल का रिवेन्यू है वो सेम। ठीक है, सिर्फ अलग अलग ईयर में स्प्रेड अलग अलग अमाउंट हुआ है। तो पहले हमने डिफरेंस निकाला। पहले साल में 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, अब पहले साल में 7 लाख का प्रॉफिट इस पर इनकम टैक्स, जबकि अकाउंट्स पर 11 लाख है, यानी कि इनकम टैक्स पे प्रॉफिट कम। तो इनकम टैक्स के हिसाब से अपन टैक्स ये बार कम पे करेंगे। अगर ये बार कम पे किया तो फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो डीटीएल क्रिएट होगा। दूसरे साल में वही सिचुएशन आया कि 16 लाख है और 18 लाख है, यानी कि इनकम टैक्स पे प्रॉफिट बढ़ गए। क्यों? क्योंकि पहले के साल में कम पे किया था ना, तो आगे के ईयर में ज्यादा पे का नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गए, तो हमने ज्यादा टैक्स पे किया। अगर ज्यादा टैक्स पे किया तो फ्यूचर में कम पे करना पड़ेगा, यानी कि डीटीए क्रिएट करना है। लेकिन अभी डीटीए अलग से क्रिएट नहीं करेंगे। अगर यही दोनों क्रिएट करते रहोगे तो सेट ऑफ कभी लोगे। तो ये 2 लाख क्यों बढ़ा? क्योंकि पहले के साल में कम लिया था, इसके लिए ये साल बढ़ गया। तो हमने जो डीटीएल क्रिएट किया था उसी को अभी अपन रिवर्स करेंगे, वरना ये तो नेवर एंडिंग है। डीटीएल क्रिएट करो, बाद में डीटीए क्रिएट करो, लेकिन डीटीए डीटीएल को सेट ऑफ भी लेना ही है। हाँ, समझ गए? जैसे वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ का प्रोविजन है। ये साल अगर लॉस हुआ तो आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड होगा, और आगे के साल में तुमने उसको सेट ऑफ लिया ही नहीं। ठीक है, तो तुम लोग वो सेट ऑफ करोगे कभी? तो यहाँ पे डीटीएल का सेट ऑफ होगा, यानी कि तुम लोग यहाँ पे उसको रिवर्स करोगे। तो 2 लाख के ऊपर 35%, 70,000 का रिवर्सल, और सेम वे यहाँ पे भी 70,000 का रिवर्सल। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपन एज्यूम कर दे कि ये प्रॉफिट ही है, वैसे करके कंसेप्चुअल कवर कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स 11 लाख, 16 लाख, 21 लाख, ये प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स। हम लोग माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंस, उस पे आएगा करंट टैक्स। करंट टैक्स कौन से प्रॉफिट पे आएगा? आईटी के प्रॉफिट पे। तो 7 लाख पे 35%। आईटी प्रॉफिट इंटू 35%। बताओ पहले का 2.45, 18 लाख पे 6.3, 8.05। इसमें डीटीएल अगर क्रिएट होता है तो अपन ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 1.4 क्रिएट हुआ। डीटीए माइनस होता है, और डीटीएल अगर रिवर्स होगा, ठीक है, तो वो माइनस करेगा। ठीक है, अब दूसरे साल में यहाँ पे 0.7 का डीटीएल रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो 0.7 नेगेटिव, और यहाँ पे भी 0.7 नेगेटिव, तो 2.45 प्लस 1.4, 5.635। ओके, 11 माइनस 3.85, 16 माइनस 5.6, और 21 माइनस 7.35। अगर एक क्रॉस चेक करोगे तो वो अकाउंटिंग के ऊपर अक्रूवल बेसिस पे आ गए। 11 पे 35%। ठीक है, बाद में 16 पे 35%, और 21 पे 35%। आया समझ लो? ये वैल्यूएशन शेयर्स इन गुड नहीं।
वो उतना सीए वाला तो भी नहीं आता कि मतलब इंडेस और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल को मिक्स कर। तो सर